डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सब पढ़ रहे हैं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और मेरे द्वारा यहां पे पॉलिटिकल साइंस है जो पढ़ाई जा रही है, और पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर का 11th लेसन है वो यहाँ पे चल रहा है। और इसका 11th लेसन का आज ये 4th पार्ट है, यानी जो लेसन है थोड़ा बड़ा है तो इसको आराम से विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो आज हम 4th लेसन पे मतलब 4th पार्ट पे आ गए 11th लेसन के। तो जैसे आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में। तो अधिकार यानी अधिकार के अंदर कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो समय के अकॉर्डिंग बने हैं, उन विविध अधिकारों के ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि वो अधिकार किस तरह से बने हैं और उस अधिकार का वर्तमान में क्या स्वरूप है। ठीक है ना। तो आज जो देखिए, जैसे हमने कल 3 अधिकारों के बारे में पढ़ दिया था, ठीक है ना। तो आज जो हमारा ये है वो चौथा है। इसे अधिकार का टाइप कह सकते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं। तो देखिए, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, ठीक है ना। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, यानी जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि अधिकार हैं वह ऐतिहासिक रूप में यानी इतिहास के रीति रिवाज को अपनाते हुए जो समाज में अधिकार का रूप ग्रहण कर गए यानी अधिकार बन गए हैं, तो वो ऐतिहासिक सिद्धांत कहलाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो अधिकार हैं, ठीक है ना, वह कानूनी रूप होता है, यानी वर्तमान राज्य में जो कानूनी व्यवस्था बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग वो कानून अधिकार का रूप ले लेता है। उससे भी पहले जब हमने पढ़ा था तो बताया था कि अधिकार न तो कानूनी होते हैं, ठीक है ना, और नहीं मतलब कृत्रिम होते हैं। वे प्रकृति में स्वाभाविक हो जाते हैं, यानी जब व्यक्ति समाज में स्थापित होता है तो उसके साथ उसके अधिकार भी जुड़े होते हैं, उसे राज्य के द्वारा प्रदान नहीं होते, वो स्वाभाविक होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिद्धांत में अधिकारों के स्वरूप की अलग अलग तरह से व्याख्या की है कि अधिकार किस तरह से हुए, ठीक है ना। तो देखिए आगे, जैसे हम देख रहे हैं आज जो हमारा ये सिद्धांत है अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत, यानी ये अधिकारों के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है, ठीक है ना। ये सिद्धांत कहता है कि अधिकार समाज की देन है, यानी समाज ने इसके व्यक्तियों को ये अधिकार दिए हैं। ये जो विचार, ये जो बात जब आती है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कौन से सिद्धांत की बात हो रही है, समाज सिद्धांत, यानी अधिकारों का समाज सिद्धांत। तो देखिए, अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है। वही केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो समाज में हित में हो, और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज और अधिकार सभी को समाज कल्याण यानी समाज के हित के संदर्भ या सामने झुकना चाहिए, क्योंकि इन सब का उद्देश्य और इस समाज कल्याण का जो सिद्धांत है इसका उद्देश्य क्या है, इसका सबका उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए। जितने भी अधिकार की बात करें सबका उद्देश्य भी यही होता है, समाज का कल्याण। तो यहाँ पे ये विचार कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है तो अधिकार है वो समाज की ही देन है, और समाज के होने से अधिकार है वो अस्तित्व में आए हैं। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों को, उन्हीं का मतलब वे अधिकार जो समाज मान्यता देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये दो बातें हैं जो यहाँ पे प्रमुख रूप से हाईलाइट हो रही हैं कि अधिकारों का सामाजिक सिद्धांत ये कहता है कि अधिकार है वो समाज की देन है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्ति उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो केवल समाज के हित में होते हैं, वही अधिकार उस व्यक्ति को मिलते हैं और उन्हीं अधिकारों का पालन किया जाता है। तो इस तरह से आगे देखिए, जेरेमी बेंथम और मिल जिन्होंने उपयुक्तता आदि सिद्धांत थे वो दिया है, तो उनके अनुसार ये कह रहे हैं कि इस सिद्धांत का जो समर्थन किया और कहा है बेंथम ने कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही यहाँ पे जो बात की जा रही है वो इस अधिकार के संदर्भ में कि जो व्यक्ति ज़्यादा सुखी और संबंध हो रहे हैं समाज में रहकर, तो ये अधिकारों के सामाजिक सिद्धांत की यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो इसी तरह हम बात करते हुए यहाँ पे देखिए प्रोफेसर शेपी ने क्या कहा है, अधिकारों का निश्चित हितों के संतुलन में होना चाहिए। ठीक है ना, अधिकार है वो हित के लिए होते हैं, कल्याण के लिए होते हैं, तो उसका उद्देश्य भी हित में होना चाहिए। और प्रोफेसर लस्की के इसी कथन को आगे देखें तो प्रोफेसर लस्की ने कहा है कि लोक कल्याण के विरुद्ध, लोक कल्याण समाज के कल्याण के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं हो सकते। अधिकार तभी होते हैं और उसे मान्यता मिलती है जब लोक कल्याण के लिए होते हैं, समाज के हित में होते हैं। तो जब ये बात आए कि कोई अधिकार समाज के विरुद्ध है तब वे अधिकार नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अधिकार का महत्व ही समाज के हित में होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध कर देता जिनमें मेरा कल्याण घनिष्ठ अविच्छेद्य रूप में जुड़ा हुआ है। तो समाज में कल्याण जो अधिकार है वह एक कल्याण रूपी कार्य के लिए इस विद्यमान होते हैं। तो इसी तरह ये आप समझ गए होंगे कि समाज कल्याण के जो सिद्धांत की बात करें, इसका मतलब कि जो अधिकार हैं, ठीक है ना, वह समाज की ही देन है और समाज के हित में ही ये अधिकार लागू होते हैं। अगर व्यक्ति समाज के हित में काम करेगा या अधिकारों का प्रयोग करता है तभी वह जो अधिकार है वह उसके लिए उपयोगी हो पाते हैं। तो इस तरह से ये अधिकार का जो एक तरह से मीन्स कह सकते भावनात्मक अर्थ क्या है वो हमने समझा है। अब देखिए कि जैसे मैंने बताया कि हर जो सिद्धांत है उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर है, क्योंकि सिद्धांत में कुछ अच्छा है और कुछ कमियां हैं। यानी तो जो कमी क्या है, अभी सिद्धांत के क्या ऐसे पॉइंट है जिससे हम इसकी आलोचनात्मक बिंदु यहाँ पे चर्चा करें। तो देखिए आलोचना का जैसे पहला पॉइंट हम समझे, लोक कल्याण की अस्पष्टता। लोक कल्याण की अस्पष्टता यानी इसका कहने का मतलब ये है कि लोकहित अधिकारों की अच्छी कसौटी कही जा सकती है, लेकिन लोकहित या लोक कल्याण की भावना नितांत कठिन है। हम ये नहीं यहाँ पे स्पष्ट कर पाते कि लोक कल्याण की जो विचारधारा उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरह के जो कर्तव्य है उसका संपादन करना चाहिए। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अस्पष्ट हो रहा है समाज के संदर्भ में। तो इसलिए यहाँ पे ये अस्पष्टता ही इसका एक नकारात्मक पॉइंट हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट यानी आलोचना हो जाती है कि लोक कल्याण की अस्पष्टता है, यहाँ पे इसका सही क्लेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। अधिक से अधिक सुख का कोई माप नहीं हो सकता। जैसे इस सिद्धांत से समर्थक जो विद्वान है जेरेमी बेंथम, उसने कहा है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो इस संदर्भ में ये कह रहे हैं कि अधिकतम से अधिकतम सुख का यहाँ पे कोई माप नहीं है, कोई एक स्केलिंग नहीं है कि हम कह सके कि अधिकतम लोग हैं वो संतुष्ट हो गए हैं। और अधिकतम लोग अगर संतुष्ट भी हो जाते हैं तो जो बचे हुए लोग हैं अगर वह संतुष्ट नहीं हैं तो ये अधिकारों का क्या महत्व है, क्योंकि जैसे आपको पता है अधिकार व्यक्ति के लिए उनके विकास के लिए होते हैं। यानी समूह सभी को समान रूप से, राज्य में भले छोटा बड़ा कोई भी किसी भी तरह का किसी भी वर्ग से हो, सभी को अधिकार समान रूप से दिए जाते हैं। तो जब ये बात आती है सामने कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दिया जाए तो इसका मतलब अधिकतम के बाद जो बचे हुए हैं उनको क्या अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से ये अधिकार यहाँ पे आलोचना का दृष्टि बन जाता, दृष्टिकोण यहाँ पे। दूसरा हम यहाँ पे देखें इसकी आलोचना का पॉइंट, व्यक्तिगत कल्याण और लोक संघर्ष में व्यक्तिगत कल्याण एवं लोक कल्याण में संघर्ष। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि व्यक्तिगत कल्याण यानी व्यक्ति के खुद का जीवन पूरी तरह से अच्छे से चल सके, यानी उसकी जो जरूरतें हो वो पूरी हो सके, वो अपने समाज में अपनी योग्यता है वो साबित कर सके, अपने परिवारजनों के लिए जो जरूरत है वो पूरी कर सके और अपना जीवन है वह उच्चतम ले जाए। तो ये व्यक्तिगत यानी पर्सनल कल्याण, व्यक्तिगत ना पर्सनल जो कह सकते हैं जो जिस तरह की उपलब्धि होती है वह प्राप्त कर सके। और समाज कल्याण, समाज यानी समाज में समाज की सहायता के सभी का कल्याण हो। तो सभी का कल्याण कब होगा, सभी जब मिलकर रहेंगे और एक राष्ट्र समाज के हित में कार्य करेंगे। तो यहाँ पे ये आलोचना का पॉइंट कैसे बन रहा है, क्योंकि व्यक्ति जब खुद का कल्याण करेगा तो समाज है वो इसके बीच में आएगा। समाज व्यवस्था ये करेगा कि आप हैं अपने नियंत्रण में रहिए, अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाइए।
क्योंकि ये इससे अगर आप लिमिट से बाहर जाएंगे तो समाज की जो कल्याण का जो कार्य है, स्वरूप है, कर्तव्य, वो बाधित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं समाज है वो व्यक्ति के कार्यों को रोकना चाहेगा कि आप उससे अधिक मत जाइए, वरना समाज के अहित में हो जाएगा। तो इस तरह से जब व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहेगा तो समाज के कल्याण और व्यक्ति के कल्याण के बीच संघर्ष हो जाता है। कहते हैं ना कि जब दोनों का हित समान हो, दोनों हित समान हो तब अच्छी बात है, लेकिन दोनों का यहाँ पे अलग अलग हित हो रहा है। तो जब अलग अलग कार्य हैं और इस तरह से जब दोनों अपनी अलग अलग राह सुनेंगे तो कहीं ना कहीं संपर्क यानी प्रतिद्वंदी के तौर पे ये हो सकता है। तो ये संघर्ष होना यहाँ पे साबित हो रहा है। जब समाज कल्याण की बात करें तो व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण, जो समाज के हित के लिए जो व्यवस्था होती है लोक कल्याण, उनके बीच में फिर ये अंतर्द्वंद और संघर्ष जैसी व्यवस्था आ जाती है। इस तरह से इनका आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये तो इसके आलोचना के पॉइंट है जिस तरह से हमने यहाँ पे समझे हैं। दूसरा यहाँ पे देखें, समाज कल्याण सिद्धांत का विचार है कि समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दिया जाना चाहिए। और समाज ये कहता है कि जब समाज यानी लोक का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, तो समाज ये कहता है कि समाज के हित के लिए व्यक्ति को अपने खुद का हित है वो त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति का ऐसा है कि नहीं, मेरा हित होना चाहिए तो मैं मेरे हित को प्राथमिकता दूंगा, मेरा जो जीवन स्तर उच्च होना चाहिए। तो इस तरह से जब ये दोनों के बीच में ये अपने कल्याण की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इनके जो हित है वो टकरा जाते हैं, कल्याण एक दूसरे से संघर्षित वो बात है। तो इस तरह से ये जब कल्याण समाज में दोनों ही होते हैं तो अभी दोनों के हितों इन कल्याण की बात करें तो यहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से तो हमने ये समझा कि ये दो कहीं ना कहीं इसकी आलोचना के पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो तीसरा ये देखिए कि जो हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मन वाइल्ड ने कहा है कि यदि समाज की कृपा से अधिकारों की कृति होती है, यानी समाज के होने से अधिकार जब बनते हैं तो व्यक्ति के पास उपचार का कोई साधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधिकारों को देने वाला समाज है, तो व्यक्ति अपने नियंत्रण में रहकर कार्य करना चाहेगा। यानी थोड़ा सा अगर वो अपने हित से ज़्यादा आगे जाके कल्याण की सोचे तो समाज उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। तो जब समाज अधिकार दे रहा है तो व्यक्ति है उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं होगा, वह उन्हें अपनाना पड़ेगा और उसके अंतर्गत जो कार्य है वो करना उसको पड़ेगा। तो इस वजह से वह निराशाजनक रूप में समाज की निरंकुश इच्छा के अधीन हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं समाज जब वो निरंकुश हो जाता है तो व्यक्ति को उसके अधीन होना पड़ता है। तो ये तो हमने आलोचना की तरफ इसके जो कुछ जो पॉइंट थे वो समझे हैं। अब देखिए इस सिद्धांत का महत्व क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हर सिद्धांत की उपयोगिता जरूर है, भले कुछ का नेगेटिव पॉइंट निकले लेकिन कहीं ना कहीं इसका महत्व जरूर है। तो इसका क्या महत्व है वर्तमान की परिदृष्टि को देखते हुए, तो ध्यान रखें। उपयुक्त आलोचना के बावजूद इस दृष्टि से ये सिद्धांत सत्य है कि अधिकार का अस्तित्व समाज के हित के लिए होता है। तो ध्यान रखना है, अधिकार का अस्तित्व समाज के हित के लिए होता है। आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। अधिकार किस लिए होते हैं? समाज के कल्याण के लिए होते हैं। समाज में व्यक्ति रहता है, व्यक्ति के कल्याण के लिए हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत है वो इसी बात पे जोर दे रहा है कि अधिकार का अस्तित्व समाज में होगा, ठीक है ना। तो समाज जब अधिकारों को महत्व देगा तो ये एक तरह से सही भी बात हो रही है। इसका महत्व ये भी है कि समाज अधिकारों को महत्व देगा तो अधिकार का अस्तित्व भी ही, यानी अधिकारों का जो अस्तित्व है वो कहाँ संभव है? समाज में ही है। और इस समाज का यह सिद्धांत इस रूप में मायने रखता है कि यह अधिकारों का अस्तित्व बनाने में सहायक है और इसका उपयोग यानी अधिकार का उपयोग हम समाज में ही कर सकते हैं और समाज के हित में ही कर सकते हैं। तो इसलिए समाज के सिद्धांत के तौर पे ये अधिकार महत्वपूर्ण है, इसमें ये सत्य का अंश जरूर शामिल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आगे जो हम देख रहे हैं वो है चौथा समाज जो अलग अलग अधिकारों के सिद्धांत की हम बात करें तो चौथा जो अधिकार है, ठीक है ना, वो हम कौन सा है? इन अधिकारों का जो सिद्धांत चौथा अधिकार वो देखें। फोर्थ सॉरी देख लिया तो फिफ्थ देख लीजिए आगे।
तो नेक्स्ट आपको देखना है कि अधिकारों के जो हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो अधिकार का जो सिद्धांत है वो देखिए अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। ठीक है ना, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो जो बताया था कि अधिकार के कुछ विषय का अधिकार यानी अलग अलग अधिकार है। वर्तमान में अधिकारों के अलग अलग सिद्धांत बने हैं, तो अधिकारों का जो अगला सिद्धांत है वो आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो इसको देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। ठीक है ना, ये इस सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि समाज में रहते हुए व्यक्ति क्या करना चाहेगा, खुद का सर्वोत्तम विकास करना चाहेगा। तो ये जो विचार जब आते हैं तो वहाँ पे हम समझते हैं कि व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास यानी व्यक्तिवादी सिद्धांत है, अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत है। और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं, अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। व्यक्ति को दृढ़ता और एक तरह से उच्च जीवन प्रदान करने के लिए बाहरी सुविधा है जो राज्य या समाज के द्वारा इन्हें प्रदान की जाती है। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवादी विचार है वह थोड़ा इससे थोड़ा अलग होगा। किस तरह से देखिए, तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्ति के विकास की प्राप्ति माना गया है। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास करना। यानी समाज में व्यक्ति का विकास सर्वोच्च रूप में हो और एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अधिकार काम में आते हैं, जो लिए जाते हैं, जो अपनाए जाते हैं समाज में, ठीक है ना, तो वो ये सिद्धांत कौन से हो गए, व्यक्तिवादी या आदर्शवादी सिद्धांत, जो व्यक्ति को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो इस तरह से आगे देखें, अतः इसे आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व कब होगा, जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। यानी अधिकार है वो अस्तित्व में, इसका मूल्य तब रहेगा जब वे अधिकार क्या करें, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करें। ये जब सामर्थ्य अधिकारों में होगा तभी अधिकारों की अस्तित्व की यहाँ पे मांग बनी रहेगी। क्योंकि हर चीज़ का मूल्य कब होता है, जब वह कोई उपयोगी होती है। तो अधिकार कब अस्तित्व में बने रहेंगे, जब वे व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का विकास कर सके, तभी अधिकारों का महत्व रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, यहाँ पे आपको समझना है व्यक्तित्व विकास यानी जो उसका पर्सनल डेवलपमेंट है, जो समाज के लिए उसके जो मूल्य उस व्यक्ति के अंदर उसको निर्माण के तौर पे होने चाहिए, वह सभी गुण उसके साथ उसके सम्मिलित हो। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि अधिकार का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर आश्रित है। ठीक है ना, तो ये दो बातें हैं वो इससे रिलेटेड हैं, तो मतलब इस सिद्धांत से तो ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि अधिकारों को आदर्शवादी सिद्धांत या व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है, तो दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आदर्शवादी सिद्धांत का मतलब ये है कि वो अधिकार है वो क्या करेंगे, समाज में उस राज्य में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से आदर्श बनाए, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करें। साथ ही साथ अधिकारों का भी वहाँ पे तभी महत्व रहेगा, अस्तित्व में वो बना रहेंगे, अधिकार बने रहेंगे जब अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करे, व्यक्तित्व का विकसित रूप है वो समाज में स्थापित करे, तभी अधिकार है समाज में महत्वपूर्ण स्थापित रहेंगे। और ये जो व्यवस्था होगी वो हम कहेंगे जो सिद्धांत है वो व्यक्तिवादी या आदर्शवादी सिद्धांत अधिकारों का। ठीक है ना, तो इसके बारे में क्रॉस ने क्या कहा है, देखिए जो विद्वान है क्रॉस, उन्होंने कहा है कि अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए, अधिकार व्यक्ति के जीवन को विकसित करने के लिए, उसका एक विवेकपूर्ण जो जीवन होता है उसको विकसित और विकास करने के लिए अधिकार एक बाहरी परिस्थितियाँ हैं, यानी बाहर से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति का विकास करे, तो वे अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और इसी तरह आगे देखें कि
मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भौतिक परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं, भौतिक परिस्थिति यानी वे सुख सुविधाएं जो राज्य या समाज के द्वारा उसे प्रदान होती हैं, तो वे सुविधाएं उसकी रक्षा के लिए कुछ ज़रूरी है, तो वे उन्हें अपनाई जानी चाहिए, व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो वे अधिकार की श्रेणी में आती हैं। तो इसी तरह ग्रीन के विचार को हम यहाँ पे समझें कि अधिकार वह शक्ति है जो किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीवन के रूप में उनके व्यवसाय और कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यानी कहीं न कहीं अधिकार है वो एक ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को बाहरी रूप से प्रदान होती है और व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का, उसके समाज का और उसका आदर्श रूप में निर्माण करे, उसका विकास करे और समाज की जो उच्चतम अवस्था है उच्च तक उसको पहुंचाने का कार्य करे, वो समाज के अंतर्गत अधिकारों के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो बात है व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। तो इस सिद्धांत के महत्व को तो आगे देखते हुए समझें कि यह सिद्धांत प्राकृतिक धारणा की मान्यता के बिल्कुल विपरीत है। प्राकृतिक का मतलब जब सबसे पहले हमने पढ़ा था अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, तो वो ये बात करता है कि अधिकार है वो समाज के द्वारा या कृत्रिम नहीं है, अधिकार है वो प्रकृति की देन है। जबकि जो व्यक्तिवादी सिद्धांत कहता है कि अधिकार है वो प्रकृति की देन नहीं है, अधिकार है वो समाज में व्यक्ति के होने से अधिकारों का निर्माण हुआ है। तो ये उससे सर्वथा विपरीत विचार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं वरन प्राकृतिक शक्तियां लेकर उत्पन्न होता है और ये शक्तियां हैं जो समाज में उसे प्राप्त होती है और वह अधिकारों के तहत उसको ग्रहण करता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये एक और बात यहाँ पे आपको हाईलाइट ध्यान में रखने की, व्यक्तित्व के विकास हेतु व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है। और ये जो जीवित रहना है, व्यक्ति का जीवित रहने का जो हम बात करें तो वही भी एक अधिकार है। वह क्या है? एक अधिकार है। व्यक्ति का अधिकार है कि वह जीवित रहे और व्यक्तित्व के विकास हेतु शारीरिक उन्नति आवश्यक होने के कारण वह उत्तम और स्वास्थ्यकर भोजन की प्राप्ति उसका अधिकार हो जाता है। यानी उसे अपने व्यक्तित्व, अपना जीवन बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए जो सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए वह उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो उस अधिकार को हम कहते हैं व्यक्तिवादी अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत। यानी व्यक्ति के विकास के लिए जो सुविधा उसे मिलनी चाहिए बेसिक रूप में, वह उसका हक होता है। जब व्यक्ति का ये हक हो जाता है तो ये अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत बन जाता है। तो इस तरह से हम एक और इसके विचारों को यहाँ पे समझें कि यह सिद्धांत इस स्तर को प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए हो। क्योंकि कुछ ऐसे अधिकार भी होते हैं जिससे व्यक्ति क्या है अपनी मर्यादा से ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे उसको नियंत्रण जो है वो स्थापित होना चाहिए। तो इस तरह से अब जो इसका महत्व हमने समझ लिया कि जो व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है। अब इस सिद्धांत का भी कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको ये कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवादी सिद्धांत है, उसको भी यहाँ पे लिमिट है वो तय रखनी चाहिए। तो इसमें देखें इन गुणों के होते हुए भी आदर्शवादी सिद्धांत इस बात या इस आधार पर आलोचना करता है इस सिद्धांत की कि ये सिद्धांत अव्यवहारिक है। यानी व्यवहारिक रूप में इस सिद्धांत को अगर अपनाया जाए तो यह पूरी तरह से लागू नहीं होता है, तो ये अव्यवहारिक हो गया। इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखें, आगे देखिए, आलोचक ये कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एवं आंतरिक दोनों ही विकास जब होना चाहिए तो इसके लिए समाज का होना जरूरी है, समाज और राज्य का होना जरूरी है। जबकि व्यक्तिवादी जो सिद्धांत वो कहता है कि राज्य को नहीं होना चाहिए, जब राज्य होगा तो वह व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखेगा। तो अब यहाँ पे वो व्यक्तिवादी विचार जो है या सिद्धांत वो कहता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, जबकि अधिकारों की स्वाभाविक मांग ये होती है कि राज्य होगा तभी समाज में व्यक्तित्व का और समाज का विकास हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो व्यक्तिवादी विचार है वो कहता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे कमी है जो इसकी आलोचना का पॉइंट बन रही है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, किंतु ये आलोचना इन त्रुटिपूर्ण विचारों पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। पर वस्तुतः व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों का उत्पादन होता है और इसको एक बड़ी सीमा तक इसका विकास बाहरी वातावरण पर निर्भर होता है। तो व्यक्ति का एक पर्सनली जो डेवलपमेंट होना होता है तो वह कहाँ से उसे प्राप्त होता है? बाहरी सुविधाएं, बाहरी जो अब व्यवस्था या परिस्थितियाँ उसे मिलती हैं तभी उसका विकास होता है। तो बाहरी परिस्थितियाँ का मतलब ये है कि राज्य के द्वारा इसे अवसर दिए जाएंगे, राज्य के द्वारा उसे ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान की जाएगी ताकि उसका विकास हो। तो इसलिए राज्य का होना स्वाभाविक है।
तो अतः हम ये अंतिम तौर पे ये समझेंगे कि इस सिद्धांत के तहत कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी व्यक्तित्व के विकास के रूप में हुआ है। ये सिद्धांत क्यों अस्तित्व में आया कि व्यक्तित्व का विकास हो। तो कहीं ना कहीं सिद्धांत का महत्व ये है कि व्यक्तित्व के विकास के रूप में जो सिद्धांत विशेष तौर पर ध्यान देता है वह अधिकारों का व्यक्तिवादी यानी आदर्शवादी सिद्धांत है। और आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक हो वह उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, यानी व्यक्ति के विकास के लिए जो आदर्श अवस्थाएं समाज के द्वारा उपलब्ध हैं वह उस व्यक्ति को जब मिलती हैं तो वे अधिकार की श्रेणी में होती है और वे व्यक्ति के अधिकार माने जाते हैं। ये उचित ही प्रतीत होता है व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो इस संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत करता है जिससे क्या हो कि अन्य जो विचार या जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इसलिए इस सिद्धांत का कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण पॉइंट भी थे, लेकिन यह एक तरह से वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण भी है। समाज के आधुनिक परिदृष्टि में ये जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है उसका मूल्य भी है। तो इस तरह से ये जो लेसन है यही हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना। और इसका एक थोड़ा सा पोर्शन जो बाकी रह गया है, ठीक है ना, तो वो अपना इसी लेसन का 5th पार्ट हो जाएगा जिसमें ये 11th लेसन है वो समाप्त हो जाएगा। तब तक आप ये जो समझ नहीं आया तो वापस देखें, इसके पिछले वाला पार्ट भी देखें ताकि आपको पूरी तरह से ये लेसन यहाँ तक समझ में आ जाए, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू।